हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि मेरी जो इंपोर्ट इनवॉइस थी वो थी 42,389 के, बट यहाँ पे बैंक ने क्या किया है 46,189 की पेमेंट कर दी है। तो अब क्या होगा और ये जो गलती हुई है किस कारण से हुई है और किस वजह से हुई है गलती, इन सारे टॉपिकों पे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से गलती हुई है और इसने एक्सेस अमाउंट जो बैंक ने मेरे एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी है वो रिफंड कैसे आएगा। तो मेन रीजन ये है। तो इन सारे चीजों के टॉपिक के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए और कुछ अच्छा और नया सीख पाए। तो आइए बिना किसी तरीके में मैं अपने वीडियो का स्टार्ट करता हूं। डॉक्यूमेंट कैसा रूट होता है और ये जो गलती हुई है किस कारण से हुई है, तो बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट कैसे तरीके से रूट होता है। जो भी एक्सपोर्टर है, आपका जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट को अपने बैंक में प्रेजेंट करता है। फिर वो एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो आपके बैंक में, जो आपका बैंक उस बैंक में उस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को क्या करता है, भेजता है। जब वो डॉक्यूमेंट आपके बैंक में आ जाते हैं तो आपका जो बैंक है आपको एज ए एक नोटिफिकेशन भेजता है, एज ए कवरिंग शेड्यूल भेजता है। वो कवरिंग शेड्यूल क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में भेजा जाता है। जो भी इंपोर्ट प्रेजेंटेशन मेमो या एक्सेप्टेंस बोलते हैं, अलग अलग बैंक जो है अलग अलग तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। उनका जो नाम होता है अलग अलग तरीके का होता है। कोई उसको प्रेजेंटेशन मेमो बोलती है, कोई इसको कवरिंग शेड्यूल बोलती है, कोई इसको इंपोर्ट कलेक्शन बिल बोलती है। तो इस तरीके से होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझे, वो जो आपका जो प्रेजेंटेशन मेमो होता है उस प्रेजेंटेशन मेमो में उस इनवॉइस के अगेंस्ट की, यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन मेमो, उसमें क्या होता है आपके इंपोर्टर का नाम, एक्सपोर्टर का नाम, शिपमेंट की डेट, कौन से टेन्योर का, यदि आप एलसी पे पेमेंट कर रहे हैं तो एलसी की ड्यू डेट आ जाएगी, या तो आपके साइट के डॉक्यूमेंट है, जो भी है सारी चीजें लिखे आप स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन मेमो आ जाएगा। जब भी आपके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट आपके बैंक में लग जाएंगे तो आपका बैंक आपको एक प्रेजेंटेशन मेमो भेजता है, या कवरिंग शेड्यूल भी आप बोल सकते हो उसको। आपका नाम आ जाएगा, इंपोर्टर का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके बैंक का नाम आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्या होता है कि उस प्रेजेंटेशन मेमो में एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उसी यूनिक नंबर के बिहाफ पे आप जो है एक्सपोर्टर को आगे पेमेंट कर सकते हो। जब तक वो यूनिक नंबर आपको पता नहीं रहेगा, आप क्या है आप अपने एक्सपोर्टर को आगे आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। जब भी आप उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में आप अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट करने जाओगे तो आपका बैंक वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा कि जब मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिया था तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था, तो वो नंबर आप मुझे बताएं, तभी मैं आपके एक्सपोर्टर को आगे पेमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं वो पेमेंट कर नहीं पाऊंगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उस चीज़ को सर्च करने में। तो जब भी आपका बैंक आपको प्रेजेंटेशन मेमो भेजे या कवरिंग शेड्यूल भेजे तो वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिस तरीके से स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं आप, वो आप ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर ले या एक्सेल शीट में आप बना लें, ताकि आपको वो फाइंड करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो एक यूनिक नंबर और होता है, जो एक्सपोर्टर का बैंक है, जिस बैंक ने आपके बैंक को डॉक्यूमेंट भेजा है, उस बैंक का भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो क्या होता है, वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक लिखती है, क्योंकि उसी नंबर के अगेंस्ट में फिर आपका जो बैंक है एक्सपोर्टर के बैंक को आगे पेमेंट करती है। इसीलिए क्या करती है, आपकी जो बैंक है वो नंबर प्रेजेंटेशन मेमो में भी लिखती है कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट में मुझे आगे पेमेंट करना है। ये डॉक्यूमेंट नंबर होता है। एज ए लोकल में जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं यूटीआर नंबर, एनईएफटी नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से इनका ये नंबर होता है बैंक का। तो बैंक इंटरनल इनका बैंक टू बैंक होता है, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना। आपको जो फोकस करना है वो बेसिकली आपके बैंक का जो रेफरेंस नंबर है उस पर फोकस करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके बैंक में लगे हैं, उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा, ठीक है, इनवॉइस डेट आ जाएगी, उसके बाद अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं, मेरा जो अमाउंट था वो था 42,389 का मेरा इनवॉइस है। आप इनवॉइस भी यहाँ पे देखिए और प्रेजेंटेशन मेमो भी देखिए। यहाँ पे जो इनवॉइस था मेरा 42,389 का था, जबकि प्रेजेंटेशन मेमो में बैंक ने क्या किया, प्रेजेंटेशन मेमो में 46,189। पहली गलती तो यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, एज ए फ्रेशर यदि आप काम कर रहे हैं या आपके पास एक्सपीरियंस हो गया फिर तो आपके पास कोई बात ही नहीं। यदि एज ए फ्रेशर आप कहीं इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं या बैंकिंग आप देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यही फोकस करना कि ये जो अमाउंट है आपको अपने इनवॉइस से मैच करना है, कि वाकई ये जो अमाउंट है मैच कर रहा है तो फिर तो कोई मैटर नहीं है। यदि इनकेस मैच नहीं कर रहा है तो आपको एट ए टाइम बैंक को अपने बैंक को मेल लिखना है
कि ये जो मेरा इनवाइस है इस इनवाइस मैच नहीं कर रहा, आप मुझे रिवाइज प्रेजेंटेशन मेमो दे। इसी गलती की वजह से क्या हुआ है, मैंने बैंक को क्या किया था, मेल किया था, बट बैंक ने उसके अगेंस्ट में कोई रिप्लाई नहीं किया, और मैंने भी किया गया यहाँ पे अपने बैंक को दोबारा इंटीमेट नहीं किया कि मुझे प्रेजेंटेशन मेमो आप रिवाइज दो। बैंक ने भी नहीं दिया और मैंने भी नहीं मांगा। इस कारण से क्या हुआ, बैंक ने आगे जितने का प्रेजेंटेशन मेमो में अमाउंट था उतने का अमाउंट ही आगे मेरे एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी। अब मैं बताता हूँ आगे किस तरीके से कहानी हुई। तो ये जो अमाउंट है वो आपको रिवाइज मंगानी है, यानी रिवाइज प्रेजेंटेशन मेमो मंगानी है, चाहे जितना टाइम लगे। आप अपने बैंक से टच में रहें, फॉलोअप करें और बैंक से रिवाइज प्रेजेंटेशन मेमो मंगाई जितने का आपका इनवाइस है। तो मेरी पहली गलती यहाँ पे ये थी कि मैंने अपने बैंक को दोबारा टच नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीएल नंबर आ जाएगा, या एयर बिल है, एयर से मटेरियल आपका आ रहा है तो एयर बी नंबर आ जाएगा, उसका ड्रॉई का नाम आ जाएगा, जो भी आपका एक्सपोर्टर है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद बिल अमाउंट आ जाएगा, जो भी आपका एक्चुअल बिल अमाउंट है। मेरा जो एक्चुअल बिल अमाउंट था 42,389 था, जबकि बैंक ने यहाँ पे क्या कर दिया है 46,189 का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेन्योर बिल आ जाएगी। यदि एलसी का कंडीशन होता है तो एलसी के अगेंस्ट में आपकी ड्यू डेट आ जाएगी कि इस दिन इस डेट पे आपको पेमेंट करनी है। मेरी क्या है, यहाँ पे साइट की पेमेंट है, यहाँ पे तो साइट आ गई। उसके बाद ड्यू डेट नहीं आया, डेट ऑफ शिपमेंट आ गई, ये आ गए, ये सारी चीजें आ जाएंगी यार। इसमें ये लिखा होगा कि कौन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कितने हैं और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कितने। तो ये सारी इस तरीके से अलग अलग बैंक का क्या होता है, अलग अलग प्रोफॉर्मा होता है। जस्ट ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी अटैचमेंट है, सारे अटैचमेंट जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इजी वे में नोट बना करके उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो ये थी पहली गलती। और प्रेजेंटेशन मेमो की कहानी, आपका यदि प्रेजेंटेशन मेमो ही गलत है, ऑब्वियस सी बात है आपकी जो पेमेंट है बैंक आगे जो है वो गलत ही करेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि प्रेजेंटेशन मेमो यदि गलत है तो एट ए टाइम अपने बैंक को आप टच करें, इंटीमेट करें, ताकि वो आपको रिवाइज प्रेजेंटेशन मेमो दे सके और आगे इस तरीके की गलती ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ने क्या किया, एक्सेस पेमेंट कर दिया था तो अब उसको आप रिफंड कैसे मंगाएगा, तो वो प्रोसेस में अभी आपको बताने वाला। अब यहाँ पे क्या है, बैंक ने तो पेमेंट कर दी, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने सप्लायर के पास वो स्विफ्ट भेजा, ठीक है, पेमेंट की स्विफ्ट भेजा, तो उसका मेरे पास मेल आता है कि मुझे जो ये पेमेंट अभी तक मिली नहीं है। तो मैंने एट ए टाइम किया गया, अपने बैंक को मेल डाला कि, और मैंने चेक किया कि आखिर गलती कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले मैंने जो स्विफ्ट है, आप यहाँ पे देखिए स्विफ्ट किस तरीके का पेमेंट स्विफ्ट होता है। जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो आपको एक स्विफ्ट जनरेट होता है, और वो स्विफ्ट आपको क्या होता है आगे देना पड़ता है। ठीक है, वो जो बैंक की तरफ से नंबर आया था वही नंबर जनरेट होता है, जिसको हम लोकल में यदि लोकल पेमेंट हम करते हैं तो उसको यूटीआर नंबर यानी एनईएफटी बोलते हैं। यदि हम इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उसको स्विफ्ट मैसेज बोलते हैं या स्विफ्ट कॉपी बोलते हैं। और वो जो नंबर जो बैंक की तरफ से प्रेजेंट किया गया था वही नंबर उस स्विफ्ट कोड में भी लिखा होता है। यहाँ पे आप देखिए वही नंबर उस स्विफ्ट कोड में लिखा होता है, और वही नंबर के थ्रू क्या करती है आगे वाली पार्टी, यदि आपके जो एक्सपोर्टर जो है उसी नंबर के थ्रू अपने बैंक में जाके उस पेमेंट को ट्रैक करती है। तो इसी को हम स्विफ्ट नंबर बोलते हैं और इसको हम स्विफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो वो नंबर होना बहुत ज़रूरी है, उसी के भी यहाँ पे वो आपकी पेमेंट को ट्रैक कर। तो मैंने क्या किया, उस पेमेंट को मैंने देखा कि आखिर गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, मैंने स्विफ्ट देखा, स्विफ्ट देखने के बाद मैंने देखा यहाँ की कि बैंक ने क्या किया 42 की जगह 46 पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने उसको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। उस 20 का जो अमाउंट था वो क्या था, उस 20 का जो अमाउंट था मैंने सप्लायर को सबसे पहले क्या किया था, एडवांस पेमेंट करी थी। ठीक है, एडवांस पेमेंट करी थी तो बैंक के पास चला गया था। टोटल जो गुड्स की वैल्यू थी वो थी 46,189 की। ठीक है, उसमें मेरा जो एडवांस अमाउंट था 3,800 की मेरी उसमें एडवांस पेमेंट थी। उसके बाद जो लेस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आ रहा था जो मुझे अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट करना था वो 42,389 की थी। अब यहाँ पे क्या करा है बैंक ने 46,189 की पेमेंट कर दी है। तो 3,800 का जो अमाउंट है 3,800 का जो अमाउंट है यानी डिफरेंस, वो बैंक जो है वो किस तरीके से वापस मंगाएगा। तो मैं यहाँ पे बताऊँ क्या होता है। बैंक टू बैंक जब आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, अब बैंक ने के जो एक्सपोर्टर का बैंक है उसने क्या किया है, उसने जो बैंक वो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मेरे बैंक को जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उस पर बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो है वो साफ साफ वहां पे लिखा होता है कि इतने का अमाउंट है, इतने का डॉक्यूमेंट के, इतने की पेमेंट करनी है। उससे आगे की आप पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट आया है, आप ज्यादा की पेमेंट यहाँ पे कर नहीं सकते। यदि आप करते भी हो तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्टर का जो बैंक है एक्सपोर्टर को वो पैसे देगा ही नहीं। भाई साहब वो पैसे क्यों नहीं देगा, मेरे यहाँ से तो पेमेंट चली गई है। ठीक है, वो पेमेंट क्या करेगा, होल्ड कर लेगा। फिर से क्या करेगा, वो मेरे बैंक को पूछेगा कि आपने जो ये पेमेंट किया है वो क्या करना है, एक्सपोर्टर को देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो उनका इंटरनल एक स्विफ्ट चलता है, वो इंटरनल अब बातें करते हैं,
बातें करने के बाद क्या होता है, आपको वो पैसे रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके का होता है। यहाँ पे क्या क्या मेरे बैंक ने लिखा, बैंक ने तो 46,189 की पेमेंट कर दी। यहाँ पे आप बात आती है कि क्या एक्सपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर को सारे अमाउंट दे दिए हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा हाँ ये तो इंटरनेशनल पेमेंट है, तो एक्सपोर्टर के बैंक ने तो आगे पेमेंट कर ही दिया होगा। तो आप यहाँ पे गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कवरिंग शेड्यूल पे अमाउंट लिखा हुआ था 42,389 का। तो एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो ज़्यादा की पेमेंट कर ही नहीं सकता आगे, वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरे बैंक को वो कंफर्म करेगा कि आपने इतनी की पेमेंट करी है, जो कि इनवाइस जो अमाउंट है वो इतने का है और आप इतने की पेमेंट कर रहे हैं, क्या मैं ये इतनी की पेमेंट आगे कर दूं। यदि मेरा बैंक उसको हाँ बोलेगा तब वो जाके एक्सपोर्टर को उतनी की पेमेंट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे बैंक ने क्या किया, यहाँ पे मेरे बैंक ने एक स्विफ्ट डाला, इंटरनल स्विफ्ट डाला एक्सपोर्टर के बैंक को। तो वहाँ पे उसने लिखा डॉक्यूमेंट कलेक्शन अमाउंट जो है वो है 42,389 का। मैं यहाँ पे आपको स्विफ्ट दे दूँगा ताकि आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए, आप बहुत ही आसान तरीके से उस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्विफ्ट दे दूँगा आपको। उसने क्या कह रहा है, एक स्विफ्ट लिखा, उसमें उसने ये लिखा मेरे इनवाइस अमाउंट जो है 42,389 का है, जबकि मैंने गलती से 46,189 का पेमेंट कर दिया है। और जो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो एक्सपोर्टर को आप पेमेंट कर दीजिए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो वहाँ पे ये लिख दिया। ये लिखने के बाद भी फिर मेरे एक्सपोर्टर का मेरे पास वो फ़ोन आ जाता है कि अभी तक मेरे पास उसका कोई अभी तक अमाउंट आया नहीं है। तो फिर मैं अपने बैंक को टच करता हूँ कि वो अमाउंट उसके पास नहीं पहुँचा। तो मेरा बैंक क्या करता है, फिर एक स्विफ्ट मैसेज डालता है, आगे स्विफ्ट मैसेज डालता है। और डालने के बाद क्या होता है, जब एक्स्ट्रा अमाउंट जो है एक्सपोर्टर का बैंक मेरे बैंक को वो रिफ़ंड कर देता है। रिफ़ंड करने का जो बैलेंस अमाउंट बनता है 42,389 का, वो एक्सपोर्टर के पास चला जाता है। उसके बाद चला जाता है, तो चला जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मेरे बैंक के पास भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 3800 वो मेरे बैंक के पास आ जाता है। जो एक्चुअल अमाउंट इनवाइस के हिसाब से था वो क्या होता है, मेरे एक्सपोर्टर के पास चला जाता है। तो इस तरीके से पूरी कहानी ये थी। तो इसीलिए यदि आप फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखूं बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल के साथ, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या क्या बारीकियां रखनी चाहिए और किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, आप बहुत ही आसान तरीके से आगे काम कर सको और अपने करियर को बिल्ड कर सको। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो ये चीज़ें पसंद आई, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।